Students, we are going to discuss two accounting concepts or principles. एक है हमारा accounting period concept and second will be historical cost concept or principle. चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे accounting period concept. We have this accounting period concept or principle. Students, you know that business is a going concern and it continues to exist for a long period of time. यानी बिजनेस अगर प्रॉफिटेबली काम कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के तो ये लंबे टाइम तक 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर 50 ईयर 100 ईयर्स तक दैट कीप ऑन रनिंग इट्स बिजनेस सक्सेसफुली. तो बिजनेस के रिजल्ट्स का पता कैसे चले? इनकम टैक्स लॉ ने ये मैंडेटरी किया है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वही अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए. यानी अकाउंटिंग ईयर कंसिस्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ 12 month. पीरियड ऑफ 12 months यानी 12 महीने के पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड माना गया है. स्टार्टिंग फ्रॉम, ये नहीं कि कहीं से भी शुरू कर दो आप, नो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April to 31st March next year. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ है 1st April 2020. इसमें भी 12 महीने होंगे बेटा. ये खत्म कब होगा? 31st March 2021. दिस इज अकाउंटिंग पीरियड. और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इट इज मैंडेटरी एंड कंपल्सरी फॉर एवरी बिजनेस to follow this accounting period concept and to adopt financial year as its accounting year. यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हर बिजनेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे. 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करके बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स यानी कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है इसको बताना होगा. इसका बेनिफिट क्या है? Every institute, person, investor, बैंक, creditors, जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हों, they want to know the profitability position of the business, financial position of the business, and it is possible after adopting this accounting period concept. यानी हर साल हम 31 मार्च तक का हिसाब करें सिंपल लैंग्वेज में और 31 मार्च तक देखें कि पिछले एक साल में कितने एक्सपेंसेस हुए हमारे, कितने रेवेन्यू है. उन दोनों को मैच करके वी कम टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी. एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन देखकर वी कम टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. तो ये है बेटा हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली भी ये कंपल्सरी है. ये अप्लाई कहाँ होता है? देखिए, जब भी हम एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को कंसिडर करेंगे बेटा जिन एक्सपेंसेस की वजह से इस साल जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो जनरेट हुई है. अगर कुछ एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर दें तो वो इस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा. यही वजह है कि उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं. तो ये है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अब चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट concept. This is historical cost concept or principle. See the term historical cost. Cost is what? Cost is the price at which an asset is purchased or acquired.
कॉस्ट वो है जिस प्राइस पर हम किसी एसेट को परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं। अब देखिए, वंस यू बाय एन एसेट, जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज किया है, दैट बिकम्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। फॉर एग्जांपल, आपने एक मशीन परचेज की बेटा, परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज 15 लाख। आपने एक मशीन 15 लाख रुपए की परचेज की बेटा ऑन 1 अप्रैल 2020। देखिए, और एक महीने बाद ही, आफ्टर 1 मंथ, मैं लिख भी देता हूं बेटा आपको समझने में आसानी रहेगी। आफ्टर 1 मंथ, प्राइस ऑफ दैट मशीन इंक्रीज्ड टू रुपीज 16 लाख। अब समझिए बेटा इस बात को, 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदी 15 लाख की, एक महीने बाद ही उसकी जो प्राइस है इंक्रीज होकर हो गई 16 लाख। तो हम किसे कंसीडर करें, 15 लाख और 16 लाख? हम 16 लाख को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हमारे लिए कॉस्ट क्या है, 15 लाख है। ऐसा क्यों है? कॉस्ट ऑफ 15 लाख इज ऑब्जेक्टिवली वेरिफिएबल, यानी इस कॉस्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? वी हैव पेड रुपीज 15 लाख, वी हैव रिसिप्ट ऑफ दैट, उसकी रसीदें हैं हमारे पास, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल बाय लॉ। रही बात ये प्राइस बढ़ने की, ये नई की प्राइस है। हमने जो मशीन खरीदी है उसको 1 महीना हम यूज भी कर चुके हैं बेटा, उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन दैट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, नाउ कम टू दिस कॉन्सेप्ट। ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट अब कहता क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? Historical cost concept requires that all assets, especially the fixed assets, are recorded in the books of accounts at their original cost, which is the historical cost, यानी the cost at which these were purchased। उसी cost पर इनको books में दिखाया जाए। At the end of the year इन पे जो depreciation लगता है वो depreciation माइनस करके इनकी net value शो की जाए, यानी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे उन एसेट्स को परचेज किया गया था, दे बिकम बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर्स, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। वो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही बेस बनेगी बेटा सबका। इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? मार्केट वैल्यू तो बार बार अप डाउन होती रहती है, और जो मशीन हमने एक बार परचेज कर ली, यूज करने के बाद वो ओल्ड हो गई, उस मशीन की मार्केट वैल्यू फाइंड करना, डिटरमाइन करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए हम अवॉइड करते हैं, और ये प्रिंसिपल अवॉइड क्या करते हैं, ये कंपलसरी है। ये दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी इग्नोर्ड, ओनली द हिस्टोरिकल कॉस्ट, cost less depreciation, that should be considered, and that should be shown in the balance sheet of the firm। बैलेंस शीट में जहां हम एसेट्स दिखाते हैं, एसेट्स को उसी वैल्यू पर दिखाया जाए जिस वैल्यू पर इनको खरीदा गया था, माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है बेटा। तो अगर कोई पूछे कि इसका जस्टिफिकेशन, एक तो बता दिया कि इसके हमारे पास एविडेंसेस हैं, दूसरा मार्केट वैल्यू डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि इस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं बेटा। ड्रॉबैक्स क्या हैं? जैसे हमारे ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, ब्रांड वैल्यू, उस ब्रांड वैल्यू को बुक्स में शो करना बड़ा मुश्किल है, हम दिखा ही नहीं सकते, बिकॉज वी हैव नॉट पेड फॉर दैट। आवर लेबर इज वेरी स्किल्ड, और स्किल्ड लेबर की वजह से हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, बट वी कांट शो दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस तरह से बहुत सारे केसेज हैं, बट स्टिल दिस प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल, because according to this principle the cost of the assets can be verified through evidences and supported documents। So this was all about historical cost concept।